नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के इस शो में हम फोकस करेंगे कि आगे का आउटलुक कमोडिटीज का क्या रह सकता है, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड या फिर बेस मेटल्स। अब रिमेनिंग ईयर के लिए क्या टारगेट्स हैं, कितने वैल्यू नजर आ रही है, इन्वेस्टर्स की या फिर ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फैक्टर्स कौन से रहेंगे जो कि प्ले करेंगे। तो एक आउटलुक यहाँ पर कमोडिटीज पर लेंगे रिमेनिंग ईयर के लिए, स्पेशली बुलियंस में और साथ ही साथ एनर्जी पैक में। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के वीपी प्रियंक उपाध्याय, एबन्स होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता और कोवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट सोने के साथ ही शुरुआत करेंगे। और प्रियंक, क्या मोमेंटम रहा है सोने और चांदी दोनों में ही, लेकिन अगर हम गोल्ड के साथ स्पेशली देखें तो प्राइसेस हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में $3600 के पार जाते हुए देखे। फेडरल रिजर्व रेट कट को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं। यूएस डॉलर का मूवमेंट भी हमने देखा है। यूएस का जो जॉब डेटा रहा है उसने भी इस बाइंग को सपोर्ट किया है। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी तरफ से अभी भी कंटिन्यूस बाइंग हो रही है। इन फैक्टर्स के साथ साथ आपके हिसाब से कौन से वो ट्रिगर्स रहे जिसने अब तक तेजी को सपोर्ट किया या फिर जो आगे भी तेजी को लीड करेंगे? क्या व्यू है आपका? जी देखिए, जिस तरह से गोल्ड में मूवमेंट आई है इन वेरी शॉर्ट टर्म, हमने देखा है कि 3600 यूएसडी चल रहा है। और इसके जो फैक्टर्स जो आपने बताए हैं, कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स फ्यूल कर रहे हैं ये रैली को। रेट कट्स जो अभी जेरम पावेल का इंडिकेशन था कि सितंबर से रेट कट्स शुरू हो जाएंगे, तो उसका एक इम्पेटस मिला है। प्लस जो ब्रॉडर ट्रेंड है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड डॉलर इंडेक्स का, वो नेगेटिव है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा गोल्ड को मिल ही रहा है। प्लस सेंट्रल बैंक्स बाइंग जिस तरह से हो रही है, तो उसका एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा गोल्ड को। एंड प्लस जो इन्फ्लेशन फियर्स है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है यूएस में, उसी के कारण रेट कट्स होंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन भी एक प्राइस में दिख रहा है। अगर लॉन्गर टर्म टारगेट्स की अगर हम बात करें गोल्ड में गोइंग इनटू द ईयर एंड, तो मुझे लगता है कि अराउंड 3700 के आसपास डॉलर टर्म्स में गोल्ड के प्राइसेस जा सकते हैं। ओके। नियर टर्म में मुझे लगता है कि जो तेजी हुई है, तो एक कूलिंग पीरियड शायद हो सकता है। तो यहाँ से मे बी अराउंड 152 $200 का करेक्शन अगर आता है, तो वो एक अच्छे लेवल से रहेंगे, जहां पे फिर से फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को लुक करना चाहिए गोल्ड को एट लोअर लेवल्स। घरेलू मार्केट्स की अगर हम बात करें, तो घरेलू मार्केट्स में भी 107-800 के आसपास अभी ट्रेड्स चल रहे हैं। तो यहाँ से मे बी अगर फिर से अराउंड 106-105 के लेवल्स अगर दिखते हैं, तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे, जहां से फिर से सपोर्ट्स किक इन हो सकता है। एंड ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 1,10,000 के गोल्ड के टारगेट्स हो सकते हैं। ओके। अच्छा चिंतन, अगर फेड का स्टांस फॉर द रिमेनिंग 2025 क्या रहेगा, मैं उस पर एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपकी सोच क्या कहती है कि जो फेड का डिसीजन रहेगा फॉर द रिमेनिंग 2025 वो किस हद तक गोल्ड प्राइस के मूवमेंट को इम्पैक्ट करेगा? पूरी तरह फैक्टर्ड इन हो चुका है? और दूसरी बात, क्या गोल्ड का मार्केट जो फेड रेट कट की लाइकलीहुड की जो चर्चा हो रही है उसको ओवर प्राइस कर रहा है, अंडर प्राइसिंग कर रहा है? आप कैसे देखते हैं कोरिलेशन? देखिए, जो फेड का रेट है, उन्होंने वह तो बोला ही है कि यहाँ से डाउनवर्ड इंटरेस्ट साइकिल शुरू हो सकते हैं, मिस्टर पॉवेल ने बोला है। और ये हुक और क्रूक वाला मामला है। यानी एक तो पहले तो उनका जो फेड का कंपोजिशन है उसी को बदलने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो रिटायरमेंट भी होगा बाई उनका, जो टर्म कंप्लीशन भी हो रहा है वो भी सितंबर और अक्टूबर के बीच में होगा। और जो कंपोजिशन मिस्टर ट्रम्प कर रहे हैं वो नीचे इंटरेस्ट रेट लाने के फेवर में ही रहेगा। तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा एग्जैगरेट कर रहा है, बट दैट इज ऑन द कार्ड। और यहां से अपने को नेक्स्ट ईयर तक, जो पहले ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 50 पैसा या 75 पैसे की कटौती हो सकती है, वो अब 2% तक का रेंज खुल जाएगा। करंट मार्केट में भी 90% फेडोमीटर अगर आप देखो तो बोल रहे हैं 25 पैसा, और बाय दिसंबर अनदर 20 पैसा, 25 पैसा। तो 50 पैसा तो इसी ईयर में, और 1 से 1.5% की कटौती नेक्स्ट ईयर में आ सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है उसकी वजह से गोल्ड प्राइस हमेशा सपोर्टेड ही रहेगा इंटरेस्ट को लेके। और डी डॉलराइजेशन का जो फैक्टर है जो हम लोग देख रहे हैं, आपने जैसे बताया सेंट्रल बैंक कंटिन्यूअस बायर है, चाइना 10th कंसेक्यूटिव मंथ में बायर है, और बट अभी वहां पे थोड़ा सा डिस्काउंट जरूर है। तो प्राइस के ऊपर हमेशा डेफिनेटली उसको सपोर्ट करता रहेगा डी डॉलराइजेशन ने।
और इंटरेस्ट साइकिल ने जो पकड़ा हुआ है, स्टीम पकड़ा हुआ है, ये जैसे ही गोल्ड प्राइस कूल ऑफ हो तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। और गोल्ड का प्राइस हमेशा सपोर्टेड रहेगा यहाँ से करीबन 150-200 डॉलर, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी आई है तो $200 का कूल ऑफ पीरियड या टाइम करेक्शन आ सकता है, बट दिस ऑल आर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। ओके। अच्छा रवि, जैसे आपने सुना प्रियंक को भी और चिंतन को भी, एक चीज़ बताइए आपके समझ के हिसाब से, क्या आपको लगता है कि जो सर्ज हमने गोल्ड के प्राइसेस में देखा है इसमें कुछ स्पेक्युलेटिव ओवरबॉट कंडीशंस के साइन भी दिखाई दिए हैं क्या, पहला? और दूसरा ये अगेन प्राइसिंग को लेकर आपकी राय क्या है रिमेनिंग ईयर के लिए? आपको भी लगता है $100-150 नीचे आ सकता है लेकिन वो खरीदारी का मौका होगा? क्या टारगेट्स हैं आपके? जैसे वर्ड स्पेक्युलेटिव की जगह जो आर्बिट्रेज फंड्स है, जो मींस के उसका बाइंग काफी बढ़ चुका है, उसकी एक्टिविटीज काफी बढ़ चुकी है। सेकंड जो फैक्टर है वो प्रीमियम को लेके भी काफी इस टाइम प्रॉब्लम हुआ था, वो डेफिनेटली स्पेक्युलेटिव थोड़ा मूव था, क्योंकि मींस के आप अगर स्पॉट के प्राइसेस देखे और फ्यूचर के प्राइसेस देखे तो एक बार वो डिफरेंस $100 के ऊपर चला गया था, तो आई थिंक तब थोड़ा स्पेकुलेशन था कि आगे जाके अगर मींस के यूरोपियन नेशन पे जो सैंक्शन लगे, तो रिलेटेड टू दैट अगर स्विस के ऊपर सैंक्शन लगे, तो अगर 39% टैरिफ पे गोल्ड आएगा स्विस से, तो आई थिंक $400 बिलियन का व्यापार है। तो आई थिंक वो एक थोड़ा मार्केट को नेगेटिव लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ आता है तो बेसिकली ये काफी मींस के इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉजिटिव होगा, एंड फ्यूचर हिसाब से काफी प्रीमियम में चल रहे थे। बट मींस के क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है कि गोल्ड के ऊपर कुछ भी टैरिफ नहीं लगेगा, और उसके ऊपर व्हाइट हाउस ने सफाई भी दी थी, बाद में प्रेसिडेंट ट्रम्प का कमेंट भी आया, तो धीरे धीरे प्रीमियम अभी $40 से $60 के बिटवीन वेरी होगा। तो मुझे लग रहा है कि एक फेयर लेवल पे आया है, बट ये $50-60 का जो स्पेकुलेशन हुआ, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो जो मोमेंटम था वो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल से थोड़ा अलग था। ओवरऑल आउटलुक साल के लिए पॉजिटिव ही लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि जिसकी वेट मार्केट कर रहा है फेड मीटिंग की, 17th को मीटिंग है, और उसके पहले के जो भी मैक्रोज आए, वो कोर पीसी प्राइस हो या वो यूएस के जॉब मार्केट के डेटा हो, सारे डेटा इंडिकेशन कर रहे हैं कि एक एग्रेसिव रेट कट होगा। अगर 25 बेस से रेट कट होता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी डाउन साइड मिल सकती है 17th के बाद, वो लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, फिर से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अगर 25 बेसिस से ही रेट कट होता है तो यूएस प्रेसिडेंट की कमेंट्स और उसकी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ जाएगी, और नेक्स्ट ईयर तो मुझे लग रहा है कि काफी स्टीप रेट कट होगा, जैसे आगे बात हो रही थी। मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर जैसे ही फेड चेयर चेंज हो गए उसके बाद एक स्टीप रेट कट के लिए मार्केट तैयार होगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, एंड सारे एसेट क्लास चले, इंक्लूडिंग क्रिप्टो भी चले, ग्लोबल इक्विटीज भी रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टिल फेड थोड़ी तेजी बनी रहेगी, और मीटिंग के बाद मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट फॉर एंटायर ईयर मुझे लग रहा है कि ऊपर 3720, एंड इमीडिएट करेक्शन अगर आता है तो भी 3520-3540 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो हायर लेवल पे 3720, एंड डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो 1,11,000 एंड डाउन साइड 1,02,300, ये रेंज में गोल्ड के प्राइसेस रह सकते हैं। ओके। अच्छा मनोज जी, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपका व्यू चाहिए। हमने देखा था लोकल मार्केट्स में स्पेशली जो MCX गोल्ड के अक्टूबर फ्यूचर्स थे वो 1,07,000 के बियॉन्ड गए फॉर 10 ग्राम्स, और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि यहाँ से ये 1,09,000 तक भी भाव जा सकते हैं। क्या हालात है फिलहाल अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में? बुल और बियर के सिनेरियो में कहाँ तक आप सोने को इस साल के अंत तक जाते हुए देखते हैं? मुझसे सवाल? जी मनोज जी। दीपाली जी, सवाल मुझसे है? जी मनोज जी, आप इसे क्वेश्चन है, ये बताइए। जी, जहां तक सोने की रैली का सवाल है तो हम एक अच्छा जो है पॉजिटिव मोमेंटम ये साल सोने की कीमतों में देख रहे हैं। जहां तक जो फंडामेंटल्स का सवाल है तो इनलाइन जो फंडामेंटल्स है वो काफी सपोर्टिव है, और हमारा मानना है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो सोने में ये वर्ष के आखिर तक और उसके आगे भी जो है बनी रहेगी। जहां तक स्पेकुलेटिव मूव का सवाल है तो इस बार की जो रैली है वो पिछली जितनी भी जो रैली रही है प्रीवियस रैलीज उससे थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन के वॉर की जो शुरुआत हुई थी उसके बाद से हमने एक बड़ी अनसर्टेनिटी का माहौल ग्लोबली देखा था, जब जो रशिया के जो फॉरेन असेट्स है वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सीज किए गए थे।
तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और जिस तरह से जो फेड रेट कट की अब उम्मीद जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो हमारा मानना है कि ओवरऑल जो सिनारियो है वो पॉजिटिव रहेगा। जहां तक इस वर्ष के आखिर तक सवाल है, तो हमारा मानना है कि बुल केस में 3800 से 3850 इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में 1,12,000 तक के स्तर जो है सोने में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक डाउन साइड की बात है, तो मेरा मानना है कि 3389 जो है डॉलर का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा सोने में, और भारतीय बाजारों में यहाँ पे 1,01,500 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो एनी डिप इन द प्राइजेस किसी भी कारण से आता है, तो वो बाइंग के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और हमारा मानना है कि 2026 में सोने की कीमतें वहां 4,000 से 4,200 डॉलर तक भी जा सकती है। तो एक बड़ी तेजी के लिए मार्केट तैयार हो रहा है और यहाँ डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। ओके, चलिए तो बात है गोल्ड की। अब क्विकली बात कर लेते हैं सिल्वर की। और साल 2025 क्या साल रहा है चांदी के लिए? टॉप परफॉर्मर रहा है चांदी। 42% के आसपास के रिटर्न हमने ईयर टू डेट आते हुए देखे, यानी गोल्ड हो, इक्विटीज़ हो, बिटकॉइन ही क्यों ना हो, सबको आउट परफॉर्म किया है चांदी ने। अच्छा प्रियंक, ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग हमने देखी है चांदी में, काफ़ी सारे फैक्टर्स का जिक्र हुआ। इंडस्ट्रियल डिमांड ड्राइव कर रही है, इन्वेस्टर्स की तरफ से परचेजेस हो रहे हैं। क्या वाकई में इतनी डिमांड बढ़ गई जिसकी वजह से प्राइसेस इतने ऊपर आ गए हैं? कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने लीड किया है इस रैली को? स्पेकुलेटिव बाइंग का रोल कितना रहा है? और अब यहाँ से आगे जाते हुए फंडामेंटल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं चांदी के? जी देखिए, चांदी में जिस तरह से गोल्ड में हमने रैली देखा है, चांदी में रैली ज्यादा आई है। अगर आप रेशियो एनालिसिस करें तो रेशियोज भी इंडिकेट यही कर रहे हैं कि चांदी वुड आउट परफॉर्म गोल्ड। और चांदी हमेशा से भी रिलेटिव टू गोल्ड हाई बीटा रही है। एंड अगर हम देखें तो चांदी ने अभी भी जो प्रीवियस हाइस थे डॉलर टर्म्स में, अगर मैं बात करूं 2011 के आसपास 49 के आसपास थे, उसके भी काफी अभी नीचे है, 41 के आसपास डॉलर टर्म्स में चल रहा है। तो चांदी में अपसाइड जो पोटेंशियल है रिलेटिव टू गोल्ड अभी भी बहुत अच्छा दिखता है। तो करंट लेवल्स पे भी मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन आती है चांदी में कोई भी कारण की वजह से, वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग। और मुझे लगता है कि एक बार जो $49 का लेवल है वो एक बार टेस्ट होना चाहिए इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अभी $41 के प्राइसेस चल रहे थे। अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करेक्शन में भी अराउंड 39.5 से लेके $38, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से दिखते हैं हमें। तो वो आते हैं पुल बैक में, तो वो अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग। और जो मेरे मीडियम टर्म टारगेट से रहेंगे वो अराउंड $45 to $48 के रहेंगे। और अगर एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 1,25,000 के आसपास के रेट्स अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इजिली मार्केट्स अराउंड 135-140 का रेंज छू सकता है इन मीडियम टर्म। तो यहाँ पे भी जो भी करेक्शंस आते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग। अगर सपोर्ट्स की अगर हम बात करें ऑन द लोअर लेवल्स, 120 से लेके 115 वो एक रेंज रहेगा जो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेंज सपोर्ट का काम करेगा। तो वो आता है तो वो जरूर अक्यूमुलेट लेवल से रहेंगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अच्छा चिंतन, अब आपके टारगेट्स क्या हैं? अब देखिए काफ़ी सारे फैक्टर्स का हमने जिक्र किया कि सोलर से डिमांड बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स से बढ़ रही है, एआई से डिमांड बढ़ रही है, डिफेंस की तरफ से डिमांड आती हुई दिखाई दी है। लेकिन आप ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें या आप तमाम एक्सपर्ट्स की बात क्यों ना करें, सबके टारगेट्स ऑलरेडी काफ़ी पहले अचीव हो चुके हैं। इतनी जल्दी इस तरीके का मूव आएगा, वो भी इतना कंसिस्टेंट रहेगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब क्या एक्सपेक्ट करें रिमेनिंग ईयर के लिए? अब आपके टारगेट्स क्या हैं? और अगर करेक्शन आने के कितने चांसेस हैं, आया तो प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं? देखिए, इतने सारे जो आपने फैक्टर बोला उसमें मैं सिर्फ एक फैक्टर और ऐड करना चाहता हूं। वहां पे यूएस के अंदर एक कॉन्सेप्ट पेपर इशू किया गया है जहां पे कॉपर और सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स में ऐड करने की बात करी हुई है। अगर ये होता है तो दिस इज पैराडियम शिफ्ट, ये पूरा एक नया कल्चर आ जाएगा, क्योंकि फिर वहां पे यूएस के अंदर हर डिपार्टमेंट को अलग से चांदी का स्टॉक मेंटेन करने को रखना पड़ेगा कंपलसरी। तो ये जो होएगा उसकी वजह से उसकी फिजिकल डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। एज अ ग्लोबल ब्रोकर्स वी अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो चाइना के अंदर जो प्रीमियम है ओवर सीएमई वो काफी टाइम से $1.5 के ऊपर चल रहा है।
अब पहली बार ऐसा होगा कि सीएमई के अंदर भी उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, स्टॉक की रिक्वायरमेंट, वही सिल्वर के ईटीएफ में भी हम देख पा रहे हैं। तो ये ऐसा समझ में आ रहा है कि फिजिकल सिल्वर का प्रीमियम बहुत ही ऊपर रह सकता है। इसके लिए करेक्शन आए, वो मुझे लगता है कि चांदी बहुत वॉलेटाइल होती है, तो 36-37 का लेवल तक भी वो नीचे आ सकती है, बट दीज आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। और वहां से ऊपर से 45 और 49 और 50 लेवल भी ये ट्रिगर हो सकते हैं। इसका ओआई इन कंपेयर टू गोल्ड बहुत छोटा होता है। तो जब ये इतनी सारी फिजिकल डिमांड अगर आ जाएगी, तो ये इसके अंदर फ्यूचर को बहुत तेजी से खींच सकते हैं। और अगर आप गोल्ड और सिल्वर के रेशियो की बात करें तो वो 86-87 पे है। तो वी एट एबेंस वी बिलीव इन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो मुझे लगता है गोल्ड सेल करके अगर कोई सिल्वर बाय करे तो उसका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा और उसको जो तेजी आएगी उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो सिल्वर बाय ऑन डिप्स ही है, और रेशियो के थ्रू करे तो रिस्क वाइज भी वो कंट्रोल करके कर। ओके, चलिए फटाफट से एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जब लौटेंगे तो रवि जी और मनोज जी के तो क्विक टारगेट्स लेंगे ही सिल्वर पर, लेकिन बात करेंगे बेस मेटल्स और कच्चे तेल की भी, वहां पर क्या आउटलुक बन रहा है। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और हम बात कर रहे हैं कमोडिटीज के आउटलुक की। बात अब तक हुई सोने की, चांदी की, लेकिन चांदी पर क्विकली टारगेट ले लेते हैं रवि और मनोज जी के भी। रवि, आप डिप्स पर या करंट लेवल्स पर चांदी को खरीदने की सलाह देंगे क्या, और अगर हाँ तो इस साल के अंत तक क्या लक्ष्य हैं आपके? जरूर से डिप्स पे बाय करना चाहिए। और आप जो पहले बात कर रहे थे, जब चिंतन जी को क्वेश्चन पूछा कि मीन्स कि किसी ने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट सीएनबीसी की पैनल का जो हमारा एनुअल शो था कैलेंडर ईयर 24 एंड 25, सारे जो पैनलिस्ट थे उसका टॉप पिक सिल्वर ही था। एंड 2 साल से ये टॉप पिक एंड टॉप रिटर्न वाली कमोडिटी बन चुका है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये तेजी जारी रहेगी। मैं डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि गोल्ड में सप्लाई कहीं से भी आ जाती है, क्रूड की भी सप्लाई रिस्टोर हो जाती है, बट सिल्वर में 3 साल से डेफिसिट चल रही है, 4th ईयर है, यहाँ भी डेफिसिट का ही मामला है, और 16-17% से डेफिसिट बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्पॉट प्राइसेस भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, और रेस्ट ऑफ ईयर में भी टॉप पिक सिल्वर ही रहेगी। ऊपर टारगेट $49 होगा जो ऑल टाइम हाई। ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसने अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट नहीं किया। शायद लग रहा है ये साल में खत्म हो जाएगा और ये ऑल टाइम हाई कर सकता है। डाउन से $38 अच्छा सपोर्ट है, उसको जब से ब्रेक किया, डाउन से ब्रेक नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 38-20 39 वुड बी एक्यूमुलेशन लेवल। एंड मुझे लग रहा है कि एक बार 49 का जो रिकॉर्ड लेवल है वो शायद ये साल में हिट हुआ दिख सकता है। ओके, मनोज जी संक्षेप में आपके टारगेट्स क्या हैं चांदी पर बाय द ईयर एंड? मेरा मानना है कि यहाँ पे एक इमीडिएट जो हर्डल है दीपाली जी, वो $44.5 का रहेगा। अगर वो निकलता है तो हम जल्दी कीमतों को $49 को भी क्रॉस करते हुए देखेंगे। तो क्लियरली यहाँ पे बाय ऑन डिप्स ही है। लोअर लेवल्स पे 37.70 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में $40 से $39 के जो रेंज है वो बाइंग के रेंज होंगे। भारतीय बाजारों में मेरा मानना है कि 1,23,500 से 1,21,000 की जो रेंज है वहां पे बाय करना चाहिए। 116,000 जो है वो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, तो उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1,35,000 पहला टारगेट होगा, और उसके ऊपर हमारा मानना है कि 1,50,000 तक भी चांदी जा सकती है। ओके, अब बात क्विकली कच्चे तेल की कर लेते हैं। तो प्रियंक आप बताइए, अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स देखें, रीसेंट ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस के प्राइस आउटलुक देखें, सबको ओवर सप्लाई की चिंता सता रही है। S&P कह रहा है कि ओवर सप्लाई रिस्क है, 2025 के एंड तक $55 के टारगेट दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स का कहना भी यही है कि लार्जर ऑयल सरप्लस की वजह से प्राइसेस स्टेडी रहेंगे, यानी करंट लेवल्स के आसपास। $56 का भाव फिलहाल ब्रेंट का देखने को मिल रहा है। आपका व्यू क्या है? बहुत कुछ एक्शन रहा नहीं कच्चे तेल में, बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है। अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात करें या ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल पर? देखिए, कच्चे तेल में जो सप्लाई ओवरहैंग है तो वो कंटिन्यू रहेगा। एंड मोर और लेस अगर हम देखें तो क्रूड को WTI अगर हम देखें तो 67-68 ऑन द हायर साइड ये एक कैप जोन है, और ऑन द लोअर साइड 60 से लेके 57 जोन से ये एक सपोर्ट रेंज है। तो मोटा मोटी ये जो $10 का जो रेंज है 57 से लेके $67, ये रेंज में मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ और सो ये रेंज में कंसोलिडेशन रहेगा
क्रूड ऑयल मार्केट्स का। एंड घरेलू मार्केट्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 5300 5200 ये एक सपोर्ट बैंड रहेगा ऑन द लोअर साइड, और अपर साइड अगर हम देखें तो 6000 ये लिड बना हुआ है, तो 6000 टू 5300 5200 ऑन द लोअर साइड। तो मोर और लेस क्रूड मुझे लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा और कंसोलिडेशन का फेज रहेगा। ओके, चलिए, तो ये बात हुई कच्चे तेल की। क्विकली चिंतन का एक व्यू और ले लेते हैं, उसके बाद बेस मेटल्स की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चिंतन, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल पर? आपको भी लगता है रेंज बाउंड एक्टिविटी ही रहने वाली है? प्लस अगर हम फंडामेंटल्स फैक्टर्स की बात करें तो चाइना का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं स्टॉक पाइलिंग की चाइना की तरफ से, जो कि काफ़ी हद तक जो ग्लोबल सरप्लस है उसको मिटिगेट करने में मदद कर सकता है, बट कितना हेल्पफुल ये है? प्लस जो ओपेक का प्लान है कि आउटपुट बढ़ाएंगे अगेन अक्टूबर में टू रीगेन मार्केट शेयर, लेकिन इंडिकेट वो ये भी कर रहे हैं कि जो अनवाइंडिंग भी हो सकती है जो कट्स किए गए थे। कितनी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है करंट डिमांड सप्लाई सिनेरियो के बीच में? देखिए, चाइना जो है वो अपना डाइवर्सिफिकेशन रियल एसेट लेके कर ही रहा है। तो जैसे अपन देख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल, क्रूड, वो सब कुछ बाय कर रहा है और अपना जो डॉलर रिजर्व है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। ओपेक की अगर आप बात करो तो कल की मीटिंग में उन्होंने सिर्फ 1,37,000 बैरल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की बात की है, विच इज साइजेबली स्मॉलर देन लास्ट फ्यू मंथ। पहले जैसे $5,55,000, $4,35,000 ऐसा सब प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की थी, वो लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए वो बढ़ा नहीं पाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फंडामेंटल की अगर आप बात करें तो सबके जो टारगेट्स है वो नीचे की तरफ है, बट मुझे लगता है वो बहुत सपोर्ट आ जाएगा। लोकल मार्केट की अगर बात करें तो 5200 और 5300 और 5000 के बीच में बहुत ही अच्छा ये बाई जोन है। और ऊपर की तरफ एज ऑफ नाउ, और जैसे आप सबने बताया कि वो रेंज 6000 और 6200 की तरफ है, बट बाय ऑन डिप्स बना के चलना चाहिए, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या रशिया यूक्रेन वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और ओपेक के साइड से मुझे बहुत बड़ा सप्लाई जोन आते हुए दिख नहीं रहा है। चाइना आपने जैसे बताया वो बाय कर रहा है, ओनली थिंग इज कि अमेरिका जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाता जाएगा, बट अगर इकोनॉमी सही रही, जो सब दिख रही है एशिया के सब इकोनॉमी में ठीक ठाक ही बढ़ोतरी आ रही है, तो कंजप्शन बढ़ता जाएगा और उस प्रोडक्शन को टेकर्स मिल जाएंगे। तो बाय ऑन डिप्स बट ब्रॉड रेंज, यही क्रूड के अंदर ओपिनियन रहेगा। ओके, अच्छा रवि, क्विकली बेस मेटल्स में कॉपर पर आपका व्यू क्या है? एक तरफ सप्लाई डेफिसिट की बात हो रही है, दूसरी तरफ इन्वेंट्रीज कम होने की भी चर्चा हो रही है, ग्रोथ हालांकि थोड़ी सी मॉडेस्ट रह सकती है। ये मैं वो उन फैक्टर्स की बात करती हूँ जो कि तमाम ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस लगातार अपने रिपोर्ट्स में मेंशन कर रहे हैं। इन सब फंडामेंटल्स के बीच में क्या व्यू है आपका कॉपर पर? स्पेशली कुछ वैल्यू नजर आ रही है, क्या आउटलुक रहेगा? जब से बेस मेटल में 3 फैक्टर है, मुझे लग रहा है कि टिल फरवरी काफी अच्छी तरह काम करेंगे। पहला डॉलर इंडेक्स के वीकनेस, जब भी नाम आएगा नया कि फेड चेयर कौन है, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीक ही रह सकता है एंड पर्टिकुलर रेट कट की काफी प्रोबेबिलिटी है। सेकंड है चाइना के मैक्रो डेटा है, 2 महीने से काफी इंप्रूवमेंट है एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज में आ गया है। एज वेल एज जब लूनर नजदीक आएगा डिमांड काफी बढ़ेगी, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में यहाँ पे अप ट्रेंड बना रहेगा। तीसरा है कि चाइना का जो सीजनलिटी का प्रोडक्शन कट है वो भी शायद लग रहा है कि सप्लाई को इतना ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में थोड़ा प्राइसेस वाइज स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी बनी रहेगी। एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी जो टैरिफ का ओवरहैंग था या जो भी प्रॉब्लम था, उसमें अच्छी क्लैरिटी यूएस साइड से आ चुके हैं। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अप ट्रेंड रहेगा। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें तो 880 872 काफी बड़ा बाइंग जोन है, और ये मिस कॉपर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय करते रहना चाहिए। एंड जो टारगेट है, अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म के टारगेट की बात करें, 950 तक आ सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है एक बार 920 तक के लेवल आ सकते हैं। तो ओवरऑल कॉपर में आउटलुक पॉजिटिव है, बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटजी रखना चाहिए। ओके, समय की कमी है मनोज जी, बहुत संक्षेप में बेस मेटल्स में आपकी नजर है कहीं? बिल्कुल दीपाली जी, यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों बेहतर लगते हैं। कॉपर $9740 का जो स्तर एलएमई पे कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, तो कॉपर में यहाँ पे डिप्स मिलते हैं तो बाय की रणनीति बनाना चाहिए 890 के स्तर पे। 874 का स्टॉप लॉस रखे, शॉर्ट टर्म टारगेट 920, और थोड़े से मीडियम टर्म की अगर बात करें तो 940 के लक्ष्य रहेंगे। एल्यूमिनियम भी बेहतर लगता है, यहाँ पे डिप्स में 250 के अराउंड बाय करके चलना चाहिए। 244 का स्टॉप लॉस रखे,
ऊपर में 260 और 270 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए ये चर्चा हुई बेस मेटल्स की, और इसी के साथ इस खास शो में तो इतना ही। शुक्रिया प्रियंक, चिंतन, साथ ही रवि और मनोज जी आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं इस डिस्कशन के जरिए एक आइडिया ज़रूर मिला होगा कि बाय ईयर एंड इन तमाम कमोडिटीज़ की चाल कैसी रह सकती है। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।